हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। एक स्टार्ट करना था मैं चैप्टर नंबर 6 ए से, जो है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ड्राइव फ्रॉम इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड। तो अब जो प्रॉपर्टी यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं इलीगली, जो या तो हंटिंग करके ली गई है, ट्रेड करके ली गई है, तो उसका फोर फीचर हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 58 ए से, जो है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये चैप्टर अप्लाई होता है फॉलोइंग पर्सन पे। सबसे पहले जो पर्सन जिसको यहाँ पे कन्विक्शन हुई किसी ऑफेंस में जो पनिशेबल है इस एक्ट में, जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल या उससे ज्यादा की है। दूसरा कोई एसोसिएट ऑफ पर्सन है जो कि रेफर किया हुआ, मतलब एवरी एसोसिएट ऑफ अ पर्सन, मतलब जो भी एसोसिएटेड पर्सन से जो भी रेफर किया गया है क्लॉज ए में। फिर लिखा हुआ है जो होल्डर, जो भी इस क्लॉज में प्रेजेंट होल्डर, उसको मतलब प्रेजेंट होल्डर बोली, कोई भी होल्डर जो है जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसको वाज एट द टाइम प्रीवियसली हेल्ड बाय अ पर्सन, जो किसी पहले किसी पर्सन के पास थी, या तो रेफर किया जाएगा क्लॉज ए में या क्लॉज बी में। unless the present holder, as the case may be, as one who held any property after the person before the present holder, or he is in ट्रांसफर इन गुड फेथ फॉर एडुकेट कंसिडरेशन। तो ये अगर वो प्रॉपर्टी यहाँ पे किसी ने अगर ट्रांसफर भी किए प्रेजेंट होल्डर ने, जो किसी पर्सन के बाद किसी और पर्सन ने भी लिया है, तो वो भी प्रेजेंट होल्डर माना जाएगा। बस केवल अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसने ट्रांसफर इन गुड फेथ है, एडुकेट कंसिडरेशन लेके दिया है, लिया है, तो बस नहीं होगा। बाकी अदरवाइज जो भी पर्सन होगा वो यहाँ पे होल्डर ही माना जाएगा, मतलब भले ही उसको बाद में ट्रांसफर हुई हो प्रॉपर्टी तो भी। अब सेक्शन 58 बी है कि इन दिस चैप्टर जो अगर अलग से नहीं बताया हुआ होगा, तो यहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल का तो होगा, जो ट्रिब्यून एपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसको फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी किया गया है अंडर सेक्शन 58 एन में। एसोसिएशन का मतलब होगा एसोसिएट मतलब पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लाइबल हो रही है फोरफिट होने के लिए। और उसमें इंक्लूड कौन कौन हो जाते हैं? सबसे पहले इंडिविजुअल जो मैनेज कर रहा था अफेयर्स, उसका कीपिंग कर रहा था अकाउंट्स वगैरह को उस पर्सन के। फिर एसोसिएशन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी वगैरह जो भी है कंपनीज एक्ट में, वो यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी पर्सन उस मेंबर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है। फिर एनी इंडिविजुअल जो यहाँ पे हु इज अ मेंबर, जो भी मेंबर है यहाँ पे, डायरेक्टर है किसी भी एसोसिएशन का पर्सन का, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जो कि मेंबर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है किसी एसोसिएशन का, इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, प्राइवेट कंपनी का, जो कि रेफर की जाती है क्लॉज सेकंड ऑफ एनी टाइम विच ही हैड बीन और इज अ मेंबर। और या तो वो कभी पहले था मेंबर या भी मेंबर है, पार्टनर है, डायरेक्टर है उस एसोसिएशन का, उस पार्टनरशिप फर्म का, और या फिर प्राइवेट कंपनी का, या फिर पर्सन जो मैनेज कर रहा है अफेयर्स, कीप करता है अकाउंट्स किसी भी एसोसिएशन का, ऑफ पर्सन का, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का, पार्टनरशिप फर्म का, प्राइवेट कंपनी का, जो भी रेफर की गई क्लॉज 3 में। अब ट्रस्टी है अगर किसी ट्रस्ट का, अगर वो ट्रस्ट क्रिएट किया गया उस पर्सन के द्वारा, और अगर वैल्यू ऑफ एसेट जो भी है उसके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है उस पर्सन के द्वारा, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स जो भी उसमें कंट्रीब्यूट की जाती है तो उसके द्वारा पहले, टू विच द अमाउंट टू द डेट ऑन विच द कंट्रीब्यूशन इज मेड, जब भी उसने कंट्रीब्यूशन की वो नॉट लेस देन 20% थी, 20% से कम नहीं थी, मतलब जो वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ ट्रस्ट है वो उस डेट पे, मतलब 20% से ज्यादा ही जो उसके एसेट्स थे उससे ज्यादा उसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया एक तरीके से, तो ये मानेंगे। और जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग में लगता है, वो कंसीडर करते हैं कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है उस पर्सन की, उसके बिहाफ में कोई अदर पर्सन रखा हुआ है, तो वो अदर पर्सन। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे सी में बताया हुआ है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब ऑफिसर ऑथराइज जो है यहाँ पे सेक्शन 58 डी में। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी तरीके का डिसगाइज करना, किसी भी नेचर को, सोर्स को, डिस्पोजिशन को, मूवमेंट को, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को, और इसमें इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का मूवमेंट, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और अदर मीन्स के थ्रू। फिर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब होता है कि टेम्पररी प्रोहिबिशन लगा देना ट्रांसफर करने में, कन्वर्जन करने में, डिस्पोजिशन करने में, मूवमेंट करने में प्रॉपर्टी को, जो भी ऑर्डर इशू हुए हैं सेक्शन 58 एफ में।
आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट और प्रूफ होता है किसी प्रॉपर्टी का कि कहाँ से वो ड्राइव की गई है और यूज की गई है इलीगल हंटिंग वगैरह के लिए, ट्रेड करने के लिए, वाइल्ड लाइफ और इट्स प्रोडक्ट के लिए। तो मतलब आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट करना, प्रूफ वगैरह, और जो प्रॉपर्टी है जहाँ से भी उसको ड्राइव किया गया है और यूज किया गया है इलीगल हंटिंग और ट्रेड करने के लिए उस वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी और उसके प्रोडक्ट्स को। फिर इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब कोई भी पर्सन है, वो जिस चैप्टर अप्लाई उसने कहाँ से ली है, तो जो प्रॉपर्टी सबसे पहले ए वाला बताता है कि जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की उस पर्सन ने या तो होल या तो पार्टली पार्टली आउट ऑफ द मीन्स ऑफ इनकम अर्निंग जो भी उसने ड्राइव की थी, ऑब्टेन की थी, एट्रीब्यूटेबल टू इलीगल हंटिंग। मतलब उसने प्रॉपर्टी यहाँ पे जो भी या तो पूरी तरीके से या उसके पार्ट में या होल जो भी इनकम है, अर्निंग है, एसेट्स है, उसने ड्राइव कहाँ से की थी, कहाँ से उसने ऑब्टेन की थी, तो उसने इलीगल हंटिंग या ट्रेड वगैरह करके की थी वाइल्ड लाइफ और उसके प्रोडक्ट को या उसके डेरिवेटिव्स। उसका जो प्रॉपर्टी या तो उस पर्सन की वो उसने कंसिडरेशन में ली थी किसी भी मीन्स, या तो होली या तो पार्टली, जो कि ट्रेसेबल है किसी प्रॉपर्टी से जो कि रिकॉर्ड है सब क्लॉज 1 में, ऑन द इनकम ऑफ अर्निंग फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, जो भी उस प्रॉपर्टी की इनकम से उससे। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो उसमें इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी held by such person which would have been in relation to the previous holder illegally acquired property, जो कि illegally acquired property under this clause if the previous holder had not ceased to hold it, और जब भी previous person यहाँ पे वो cease to hold नहीं हुआ था, unless the person such person unless such person or the person has the property at the time after the previous holder where two or more previous holders last previous holder was a transfer in good faith for adequate consideration। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सीधी सी बात बता रहा है वो कि जो भी प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास थी और वो प्रीवियस होल्डर था और उसने इलीगली एक्वायर्ड की गई थी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से, उसका प्रीवियस होल्डर जो है वो यहाँ पे होल्ड सीज टू होल्ड नहीं हो जाएगा केवल इसलिए कि उसने किसी को ट्रांसफर कर दी। जब तक कि यहाँ पे जो इतने भी ट्रांसफर ही होंगे, एक या एक से ज्यादा, जो लास्ट ट्रांसफर ही होगा, जो ट्रांसफर कर रहा होगा वो गुड फेथ में ट्रांसफर करेगा तो ही यहाँ पे माना जाएगा। फिर जो भी पर्सन है यहाँ पे एक्वायर कर रहा है कोई भी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन के द्वारा एक्वायर की जा रही है कंसिडरेशन में, या तो होली या किसी पार्टली जो भी ट्रेसेबल है इस प्रॉपर्टी से, तो जो भी इनकम अर्निंग होगी उसकी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उस पर्सन को फॉर कंसिडरेशन, तो किसी भी मीन्स से या तो होली या तो पार्टली वो ट्रेसेबल है एनी अदर प्रॉपर्टी जो कि अंडर ए में आता है, तो जो भी इनकम होगी अर्निंग उसकी उससे, मतलब जो अगर दूसरी प्रॉपर्टी में उसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की थी कंसिडरेशन से, मतलब और जो ट्रेसेबल है तो उसकी जो इनकम और अर्निंग्स होंगी उस प्रॉपर्टी से भी यहाँ पे उस चीज का मीनिंग निकाल लिया जाएगा। मतलब उसने सपोज करी कोई प्रॉपर्टी थी, अब उसने प्रॉपर्टी के थ्रू या तो होली या तो दूसरी पार्टली कोई दूसरी प्रॉपर्टी उसने ले ली, तो जो प्रॉपर्टी की इनकम या अर्निंग्स होंगी वो भी यहाँ पे आ जाएंगी। फिर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है, एसेट्स है किसी भी डिस्क्रिप्शन का, या तो वो कॉर्पोरल है, इनकॉर्पोरल है, मूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, जो भी डील करता है उस इंस्ट्रूमेंट से। और यहाँ पे एविडेंस करती है वो टाइटल को, इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी का, और जो ड्राइव की गई है इलीगल हंटिंग और ट्रेड, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा प्रोडक्ट्स वगैरह का, वो भी यहाँ पे वो आ जाता है। फिर से समझा देता हूँ मैं वो वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर्टी में यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी आ जाएगी जैसे वहाँ पे किसी भी डिस्क्रिप्शन की होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता कॉर्पोरल है, इनकॉर्पोरेबल। कॉर्पोरल मतलब होता है कि जिसको टच किया जा सकता है, इनकॉर्पोरल मतलब जो टच नहीं किया जा सकती। फिर मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। टेंजिबल मतलब यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इंटेंजिबल मतलब उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट डीड है जो भी एविडेंस करते हैं टाइटल वगैरह को, इंटरेस्ट को उस प्रॉपर्टी में, जो भी उसने ड्राइव की है यहाँ पे लीगल हंटिंग या ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ वगैरह करके उसके प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे इंक्लूड रहती है प्रॉपर्टी में। फिर रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब यहाँ पे होता है स्पाउस होगा या तो उस पर्सन का, ब्रदर और सिस्टर होंगे इस पर्सन के, ब्रदर और सिस्टर और स्पाउस ऑफ द पर्सन, मतलब सबसे पहले या तो रिलेटिव मतलब उसका पति या पत्नी, वो स्पाउस कहलाते हैं। फिर उसके बाद या तो ब्रदर एंड सिस्टर होंगे इस पर्सन के, या तो ब्रदर एंड सिस्टर उसके स्पाउस की, मतलब उसके जो हस्बैंड एंड वाइफ की ब्रदर एंड सिस्टर्स वगैरह हैं वो होंगे। फिर लीनियर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स होंगे उस पर्सन के।
तो लीनियर असेंडेंट्स मतलब होता है जो ग्रैंड पेरेंट्स या जो अपर लाइन होती है किसी की भी जनरेशन की, और डिसेंडेंट मतलब डाउनर साइड मतलब उसके सन डॉटर ग्रैंड डॉटर वगैरह ये सब होते हैं। फिर वैसे ही उसके लीनियल असेंडेंट्स और डिसेंडेंट है उसके स्पाउस के मतलब स्पाउस की भी उस पर्सन के, और जो स्पाउस ऑफ पर्सन है जो भी रेफर किया गया सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन क्लॉज में लिखा है सब क्लॉज 5 में। फिर जो भी इलीगल डिसेंडेंट है जो भी पर्सन रेफर किए गए सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में, मतलब जो भी यहाँ पे इलीगल डिसेंडेंट है, सॉरी लीनियर डिसेंडेंट है किसी पर्सन के, सॉरी यहाँ पे इलीगल बोल दिया हूँ मैंने गलती से, मतलब इलीगल बोल दिया है, यहाँ पे लीनियर डिसेंडेंट है किसी पर्सन के जो भी रेफर किया गया है क्लॉज सेकंड और क्लॉज थर्ड में। फिर मतलब सब क्लॉज सेकंड में और सब क्लॉज थर्ड में। फिर ट्रेसिंग का मतलब होता है कि जो भी डिटरमाइन करते हैं नेचर यहाँ पे, सोर्स डिपोजिशन मूवमेंट टाइटल ओनरशिप वगैरह उस प्रॉपर्टी का। फिर ट्रस्ट इंक्लूड होता है यहाँ पे किसी भी अदर लीगल ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट में इसमें अदर लीगल ऑब्लिगेशन भी आ जाती है। उसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जब भी ये कमेंसमेंट हुआ है इस चैप्टर का, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन, ये किसी पर्सन के लिए लॉफुल नहीं हुआ कि जिसको ये चैप्टर अप्लाई होता है जो वो होल्ड कर रहा है किसी भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, या तो खुद से या तो किसी पर्सन के द्वारा अपने बिहाफ में। फिर वेयर एनी पर्सन होल्ड प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, अगर कोई पर्सन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करके सबसेक्शन 1 की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करता है, तो वो प्रॉपर्टी शैल लाइबल टू बी फॉरफिटेड हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को कंसर्न जो भी है, और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर के हिसाब से। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ नो प्रॉपर्टी शैल बी फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर, कोई भी प्रॉपर्टी इस चैप्टर में फॉरफिट नहीं की जाएगी और जो कि एक्वायर्ड की गई उस पर्सन के द्वारा जिसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, बट बिफोर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ which he was charged for the offence related to illegal hunting of trade of wildlife or its product। तो कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉरफिट नहीं होगी इस चैप्टर में अगर प्रॉपर्टी उसके पर्सन के द्वारा एक्वायर की गई थी जिसके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई हो रहा है, उसने वो 6 years पहले से की थी जब इसको चार्ज किया गया था यहाँ पे फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू इलीगल हंटिंग वगैरह ट्रेड वगैरह करने के लिए वाइल्ड लाइफ और उसके प्रोडक्ट्स को। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे तब फॉरफिट नहीं होगी इस चैप्टर में अगर वो जो पर्सन है उसने 6 years पहले जो भी था जब भी चार्ज किया गया था उसको इलीगल हंटिंग वगैरह उस ऑफेंस का जिसके ऊपर ये चैप्टर अप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, सीधी सी बात है। मतलब अगर ये अमेंडमेंट आया उसके बाद ये चैप्टर जब भी ऐड हुआ उसके बाद अगर कोई पर्सन था जिसका यहाँ पे जिसके ऊपर एक्ट अप्लाई हो रहा था उसने 6 years पहले किया था जब उसको चार्ज किया गया था हंटिंग वगैरह उस इससे 6 years पहले से था तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर करके पब्लिश करके यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में ऑथराइज करेंगे जो भी ऑफिसर है जिसकी रैंक यहाँ पे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से कम नहीं है जिसकी रैंक, कि वो परफॉर्म करेगा फंक्शंस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस चैप्टर और रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन, तो उन पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा। फिर सेक्शन 58E है आइडेंटिफाइंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जो भी ऑफिसर है यहाँ पे जिसका रैंक यहाँ पे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से कम नहीं है जो कि ड्यूली ऑथराइज किया गया है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा केस में भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो जैसी कंप्लेंट यहाँ पे आती है कंपिटेंट अथॉरिटी की अबाउट द पर्सन इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की किसी पर्सन ने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उसके बाद जब भी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है कंप्लेंट मिलती है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी की किसी पर्सन ने यहाँ पे इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किया है तो वो प्रोसीड करेगा और ऑल नेसेसरी स्टेप्स लेगा जो कि ट्रेसिंग और आइडेंटिफाई करने के लिए उसे लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ बाय सच पर्सन जरूरी होती है, मतलब लगते हैं उसको।
फिर जो भी स्टेप्स रेफर किए गए हैं सबसेक्शन 1 में उसमें इंक्लूड होता है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे वगैरह, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में प्लेस, प्रॉपर्टी, एसेट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर रिलेवेंट स्टेप्स है जो भी उनको नेसेसरी लगते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में सर्वे करना है सब चीज़ों का, प्रॉपर्टी का, प्लेस का, एसेट का, डॉक्यूमेंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह, जो भी सारी चीज़ें उससे होती हैं रिलेटेड वो ये कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2, तो जो भी यहाँ पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे वगैरह सबसेक्शन 2 में होता है वो कैरी आउट होगा ऑफिसर जो भी मेंशन है सबसेक्शन 1 में, और इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन होगा वो जो भी गाइडलाइंस एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे बनाएंगी या इशू करेंगी इस बिहाफ पे, तो जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा वो उस ऑफिसर के द्वारा होगा जो मेंशन है सबसेक्शन 1 में, और इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गाइडलाइंस वगैरह होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी बनाएगी। फिर 58F है सीजर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो जब भी यहाँ पे कोई भी ऑफिसर है कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पे किसी ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वगैरह यहाँ पे कन्वर्ट, मतलब यहाँ पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करके उसको लगता है कि इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि कंसील्ड हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, डेल्ट विद की जा सकती है उस मैनर में जिससे किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन हो, फ्रस्ट्रेटिंग करेगा किसी प्रोसीडिंग रिलेटेड टू फोर्स फीचर वगैरह और प्रॉपर्टी वगैरह का, तो वो यहाँ पे एक ऑर्डर कर देंगे यहाँ पे सीज करने के लिए सच प्रॉपर्टी को, और जहाँ पे अगर वो सीज करना उस प्रॉपर्टी को प्रैक्टिकेबल नहीं होगा तो वो यहाँ पे ऑर्डर कर देंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ना ही ट्रांसफर की जाएगी और ना ही अदरवाइज डेल्ट की जाएगी जब तक कि प्रायर परमिशन नहीं लेते जो ऑफिसर जिसने यहाँ पे वो ऑर्डर इश्यू किया है, और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अपॉन पर्सन कंसर्न, तो जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर की कॉपी भी उस कंसर्न पर्सन को दे दी जाएगी। पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट अ कॉपी ऑफ सच एन ऑर्डर शैल बी सेंड टू द competent अथॉरिटी विद इन 48 आवर्स ऑफ इट्स बीइंग मेड, तो जो भी यहाँ पे कॉपी है उस ऑर्डर की जो भी यहाँ पे बनाया गया उस competent अथॉरिटी को दे दिया जाएगा विद इन 48 आवर्स के अंदर उस competent अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। तो जो भी ऑर्डर यहाँ पे सबसेक्शन 1 में दिया गया है उसको यहाँ पे नो इफेक्ट होगा जब तक कि यहाँ पे कंफर्म नहीं कर दिया था ऑर्डर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा 30 डेज जब भी वो यहाँ पे बनाया गया उससे। फिर एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी तरीके का डिस्पोजिशन, कन्वेयंस, असाइनमेंट, सेटलमेंट, डिलीवरी, पेमेंट या अदर एलाइनेशन वगैरह उस प्रॉपर्टी का करना। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब जैसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हैं किसी भी तरीके का मतलब नहीं, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी मतलब होता है कि किसी तरीके का कन्वेंस करना, तो यहाँ पे भी डिस्पोजिशन, कन्वेंस, असाइनमेंट, सेटलमेंट, डिलीवरी, पेमेंट और अदर एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, और किसी भी तरीके का इसको लिमिट नहीं होता जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग जो भी चीजें हैं। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है तो इसमें इंक्लूड में देखिए द क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट प्रॉपर्टी भी हो जाता है इसमें, ग्रांट और क्रिएशन बाय एनी लीज, इसमें अगर किसी भी तरीके का आप ग्रांट या क्रिएशन कर रहे हो किसी भी लीज का, मॉर्गेज का, चार्ज का, ईजमेंट का, लाइसेंस का, पावर का, पार्टनरशिप इंटरेस्ट किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी में, या एक्सरसाइज कर रहे हो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी वेस्टेड इन एनी पर्सन, या फिर आप मतलब प्रॉपर्टी का अपॉइंटमेंट कर रहे हो कि प्रॉपर्टी किसी पर्सन में चली जाएगी जो कि ओनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, और डिटरमाइन कर रहे हैं डिस्पोजिशन फेवर ऑफ किसी पर्सन में जो कि अदर देन डोनी ऑफ द पावर है। फिर किसी भी तरीके का ट्रांसैक्शन जो भी एंटर किया गया किसी पर्सन के द्वारा जो इनहेरेंट है जिसमें वो या तो डिमिनिश करता है डायरेक्टली, मतलब डिमिनिश मतलब कम कर देता है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब ओन प्रॉपर्टी खुद की प्रॉपर्टी की, एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी अदर पर्सन, जिससे अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो कम हो जाए जिससे किसी अदर प्रॉपर्टी बस किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब सीधी सी बात कुछ ऐसा काम करना। फिर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में मतलब पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट कर सकती हैं एज मैनी
इट्स ऑफिसर, जितने भी उनको ऑफिसर जरूरत लगती है उतने, लेकिन नॉट बिलो द, मतलब जो रैंक होगा उन ऑफिसर का नॉट बिलो द रैंक ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होगा, एज इट थिंक्स फिट, जो भी उनको ठीक लगता है कि परफॉर्म करे फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन को यहाँ पे परफॉर्म करे। फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है सबसेक्शन 1 में, वो यहाँ पे रिसीव करेगा और मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को इन रिलेशन टू विच जो भी ऑर्डर यहाँ पे मेड किए गए सबसेक्शन 1 में, मतलब सबसेक्शन 1 में जो भी ऑर्डर बनाए गए हैं ऑफ सेक्शन 58F में एंड अंडर सेक्शन 58I में, और उस मैनर में, उस कंडीशन में जैसे कि प्रिस्क्राइब हो। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे सारे मेजर्स लेगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे डायरेक्ट किए गए हैं, उनको डिस्पोज करने के लिए, प्रॉपर्टी को फोरफिट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को। फिर 58H है नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे है जिसको यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इसके पास भी है, एनी पर्सन जिसके ऊपर ये अप्लाई होता है, या तो वो हिमसेल्फ या थ्रू अदर पर्सन के द्वारा इस behalf में उसको नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, अर्निंग्स, एसेट्स वगैरह, उधर इंफॉर्मेशन जो भी है मटेरियल अवेलेबल है उसके पास, और इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो भी उसके रिजल्ट और रिपोर्ट है, जो भी मैं यहाँ पे ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था अंडर सेक्शन 58E में, और अदरवाइज या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो वो रीजंस यहाँ पे रिकॉर्ड करके राइटिंग में यहाँ पर उनको बिलीव है कि जो ऑल द प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो सर्व कर सकते हैं नोटिस टू सच पर्सन, मतलब, और उसको, उस पर्सन को यहाँ आगे आगे से क्या बोलेंगे, पर्सन अफेक्टेड, और उसको बुलाया जाएगा विद इन 30 डेज में कि वो स्पेसिफाई करे नोटिस में, मतलब मतलब जो 30 डेज जो भी स्पेसिफाई होंगे उस नोटिस में, कि वो शो कोस करे कि ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी जो भी उसके पास है शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड टू बी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कि वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, एंड जो भी फॉर फीचर ऑफ सच प्रॉपर्टी है, और एंड जो भी फॉर फीचर टू द स्टेट गवर्नमेंट है अंडर दिस चैप्टर, वो सपोर्ट करे, अपने इंडिकेट करे वो अपने सोर्सेज इनकम वगैरह जिनके बेसिस पे उसको ये प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर हुई है, और एविडेंस दे जिसपे वो रिलाई करता है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर की। तो मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे सीज होने वाली तो उसको एक नोटिस दिया, नोटिस में 30 डेज तक का टाइम दिया, 30 डेज के अंदर उसको आके शो को नोटिस देना है कि जो प्रॉपर्टी है जिसको इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया, फोरफिट होने वाली है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो अपने बातें रख सकता है, वो अपनी तरफ से बता सकता है कि उसके क्या क्या सोर्सेज हैं इनकम अर्निंग वगैरह के, और जो भी वो एक जिस बेसिस पे उसने एक्वायर की है वो प्रॉपर्टी, और एविडेंस दे सकता है रिलीफ के और अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के जो भी इसको लगते हैं। फिर जब भी अगर नोटिस यहाँ पे सबसेक्शन 1 में दिया गया है और एनी पर्सन स्पेसिफाई, और जो कोई पर्सन यहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हैंडल की गई इस बिहाफ में, तो उस पर्सन के द्वारा अदर देन पर्सन, तो कॉपी ऑफ नोटिस शैल ऑल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। तो यहाँ पे अगर नोटिस जो है सबसेक्शन 1 में किसी ऐसे पर्सन को दिया जा रहा है जो कि पर्सन ऐसा है कि किसी के बिहाफ में रखा है वो प्रॉपर्टी को, और वो अदर पर्सन है, तो जो यहाँ पे नोटिस की कॉपी है वो उस पर्सन को भी दी जाएगी, अदर पर्सन को। फिर सेक्शन 58 आई है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो जब भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जब भी कंसीडर करके एग्जामिनेशन को, अगर उसको लगता है कि शोकोज नोटिस जो भी इशू हुआ रहा है यहाँ पे सबसेक्शन अंडर सेक्शन 58H में ऑल मटेरियल जो भी उसके पास अवेलेबल है, वो उस पर्सन को यहाँ पे अफेक्टेड पर्सन को एक अपॉर्च मतलब या तो उस पर्सन को, या तो उसके पर्सन के बिहाफ में कोई अदर पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा है, तो उस पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं अपनी फाइंडिंग्स को, कि ये ऑल या फिर एनी ऑफ प्रॉपर्टी जो भी है वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या नहीं, मतलब। फिर प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि अगर पर्सन अफेक्टेड जो भी है, और जो भी पर्सन अफेक्ट अगर होल्ड करता है प्रॉपर्टी नोटिस थ्रू एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन के द्वारा, सच अदर पर्सन इज ऑल्सो डज नॉट अपीयर बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जो भी पर्सन है जिसको यहाँ पे पर्सन अफेक्टेड था या कोई अदर पर्सन था,
जो कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा था किसी अदर पर्सन के थ्रू, वो यहाँ पे अपीयर नहीं होता। मतलब दोनों पर्सन ही, ना तो वो पर्सन या तो कोई जो अदर पर्सन था जो किसी बेहाफ में होल्ड कर रहा था वो पर्सन, वो अपीयर नहीं होते यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, ना ही रिप्रेजेंट करते अपने केस को 30 डेज के अंदर। जितना 30 डेज का उनको टाइम दिया गया था, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे प्रोसीड कर देगी रिकॉर्ड करके अपनी फाइंडिंग को, और एक्स पार्टे बेसिस पे वो एविडेंस, मतलब वो यहाँ पे सबसेक्शन में एक्स पार्टे प्रोसीडिंग कर लेगी। मतलब एक्स पार्टे जो भी उसके पास एविडेंस होंगी उसके बेसिस पे वो प्रोसीड कर लेंगी। तो जब भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई हो गई कि जो प्रॉपर्टी है जो रेफर की गई है यहाँ पे सपोज में नोटिस में, वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, बट नॉट एबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिकली प्रॉपर्टीज। अब वो लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए पॉसिबल नहीं कि कौन सी यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी है, तो जो लॉफुल हुआ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए कि वो स्पेसिफाई करेंगे जो प्रॉपर्टी उनको बेस्ट उनके जजमेंट में लगता है। जैसे कि हम यूएपीए में पढ़ते आए हैं वही चीजें यहाँ पे, कि अगर उनको पता नहीं चल रहा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर देंगे जो उनको बेस्ट अपने जजमेंट में लगता है कि ये लीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, और वो रिकॉर्ड कर देंगे अपनी फाइलिंग अकॉर्डिंगली विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज में। तो जब भी कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो रिकॉर्ड करती है फाइंडिंग को अंडर सबसेक्शन में, और वो इफेक्ट होता है लीगली रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर स्टैंड फॉरफिटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, की वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरफिट कर दी जाए फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंसेस। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई भार नहीं होगा उस प्रॉपर्टी का, ये फ्री ऑफ चार्ज स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। मतलब अगर कंपिटेंट अथॉरिटी को अपनी फाइंडिंग में लगता है कि इलीगल रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो डिक्लेयर कर देगी उस प्रॉपर्टी को, और जो भी सब्जेक्ट होंगे चैप्टर के फॉर फीचर के वो यहाँ पे अप्लाई होके स्टेट गवर्नमेंट को फॉरफिट कर दी जाएगी, फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्बरेंस होगा, मतलब किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है जो अफेक्ट होता है वो एस्टेब्लिश कर देता है प्रॉपर्टी जो कि स्पेसिफाइड नोटिस में कि वो नॉट इलीगल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी है, एंड देयरफॉर इट नॉट लायबल टू फॉरफिटेड अंडर द एक्ट। वो उस प्रॉपर्टी वो ना ही मतलब जो पर्सन है वो यहाँ पे आके क्या बोल देता बता देता है, प्रूव कर देता है कि ये इलीगल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, और ना ही ये लाइबल है यहाँ पे फॉरफीचर होने के लिए इस एक्ट में। तो जो स्टेट नोटिस था वो विड्रॉ हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिलीज कर दी जाएगी। फिर जो भी शेयर्स हैं कंपनी वगैरह के वो फॉरफिट हो रहे हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट को, तो जो कंपनी है वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी है उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब अगर कोई शेयर्स वगैरह ट्रांसफर होना थे स्टेट गवर्नमेंट को फॉरफिट होके, तो वो यहाँ पे जो कंपनी है वो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बना देगी स्टेट गवर्नमेंट को। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है इस चैप्टर में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रॉपर्टी है जिसको यहाँ पे नोटिस सर्व किया गया है सेक्शन 58H में, वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसके ऊपर होगा जो पर्सन अफेक्टेड है उस पर्सन के ऊपर होगा यहाँ पे। उसके बाद है 58K जो है फाइन इन लिeu फॉर फीचर। तो जो भी यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिक्लेरेशन करती है यहाँ पे कि जो प्रॉपर्टी है वो फॉरफिट हो जाना चाहिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 58I में। और जब भी सोर्स ऑफ इनकम जो है और पार्ट जो भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे नॉट बीन प्रूव फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सेटिस्फेक्शन में सोर्स वगैरह प्रूव नहीं हुआ, मतलब या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी फॉर फ्यूचर हो जाना चाहिए, और या तो फिर जो सोर्स है उस प्रॉपर्टी का इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का वो सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो इट में मेक एन ऑर्डर गिविंग ऑप्शन टू द पर्सन अफेक्टेड। जो भी पर्सन यहाँ पे है अफेक्टेड, उस पर्सन को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर फोरफीचर नहीं कराना चाहता वो अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो मार्केट वैल्यू जो भी है उस प्रॉपर्टी के इक्वल वो दे सकता है। और जो भी यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है इम्पोजिंग वगैरह करने का, फाइन इम्पोज करने का यहाँ पे सब सेक्शन 1 में,
वो तभी किया जाएगा जब यहाँ पे उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब एक बार उसको पहले सुन लिया जाएगा तभी उससे फाइन वगैरह लिया जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जब भी पर्सन यहाँ पे अफेक्टेड है वो यहाँ पे पे कर देता है फाइन विद इन टाइम, जो भी उसको अलाउ किया गया था, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो रिवोक कर लेगी यहाँ पे ऑर्डर, और डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर जो भी होना था सेक्शन 58I में, वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर उसने फाइन दे दिया तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी उसका यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा बस। फिर सेक्शन 58L है प्रोसीजर इन रिलेशन टू सर्टेन ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो अब जब भी केस जो भी कोई केस है जहाँ पे पर्सन रिफर किया गया है सब सेक्शन, सॉरी, सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 58B में, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में, अगर उनको बिलीव रहता है, मतलब उनको लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो इलीगली, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है किसी के ट्रस्ट में वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो वो सर्व करेंगे नोटिस किसको, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्ट, अब इंडियन ट्रस्ट एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ट्रस्ट में 3 पर्सन होते हैं, जो क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट होता है वो ऑथर होता है, और जो मैनेजर होता है ट्रस्ट, मतलब जो ट्रस्ट जिसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वो ट्रस्टी होता है, और जिसके बेनिफिट के लिए होता है वो बेनिफिशियरी होता है। तो जो ऑथर होता है वही क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट होता है, तो यहाँ पे नोटिस किसको दिया जाएगा, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को दिया जाएगा, और एज द केस में भी। और जो भी कंट्रीब्यूटर होंगे उस एसेट्स के, जिस भी प्रॉपर्टी, मतलब आउट ऑफ विच मींस विच द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई है ट्रस्ट और ट्रस्टीज वगैरह को, वो कॉल करेंगे यहाँ पे अपॉन विद इन 30 डेज, जो भी स्पेसिफाई किए गए नोटिस में, और एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे कि किस तरीके से उनके पास मनी अदर आए हैं, बाय विच ऑफ सच प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, कि किस तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है एज द केस में भी, और सोर्स ऑफ मनी और अदर एसेट्स वगैरह को। और वो नोटिस जो है वो यहाँ पे नोटिस माना जाएगा कि वो डीम्ड सर्व नोटिस हो गया यहाँ पे अंडर सेक्शन 58H में, और जो भी अदर प्रोविजन है इस चैप्टर के वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएंगे। मतलब जैसे ट्रस्ट को यहाँ पे नोटिस भेज रहे हैं तो कुछ अलग नहीं होगा, वैसे यहाँ पे सारी चीजें होंगी जैसे ट्रस्ट के लिए हो रहा है, तो वैसे ही ऑथर ऑफ ट्रस्ट को नोटिस वगैरह दे देंगे, वैसी सब चीजें होंगी यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब होता है यहाँ पे, अगर वो ट्रस्ट के लिए है तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, तो कोई प्रॉपर्टी जो कंट्रीब्यूट की गई है और हेल्ड की गई है ऑथर के द्वारा, और एज अ ऑथर ऑफ ट्रस्ट, और वो कंट्रीब्यूटर है इस प्रॉपर्टी का। सो जो ट्रस्ट हो जाएगा, जो ट्रस्ट होगा यहाँ पे वो हैव बीन इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी हो जाएगी वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी इन रिलेशन टू सच ऑथर और कंट्रीब्यूटर, तो ऑथर और कंट्रीब्यूटर को के रिलेशन में यहाँ पे इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मान लेंगे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई है किसी आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी person which would have been illegally acquired property in relation to such person, या फिर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्वायर्ड की है ट्रस्ट के द्वारा किसी भी कंट्रीब्यूशन से जो भी किसी पर्सन ने की है वो इलीगली प्रॉपर्टी होती है, इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है अगर अगर वो पर्सन यहाँ पे एक्वायर करता है उस प्रॉपर्टी को उस कंट्रीब्यूशन से, तो वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती, तो भी यहाँ पे मान लिया जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वो, नॉर्मल सी बातें हैं इसलिए ज्यादा मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद है सेक्शन 58M, तो सर्टेन ट्रांसफर्स टू बी नल एंड वॉइड, तो जो भी पर्सन यहाँ पे जब भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ व्हेन आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर, जो भी यहाँ पे ऑर्डर हुआ उसके बाद यहाँ पे सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 58F में, और जब भी नोटिस इशू किया गया है 58H में और 58L में, तो जो भी पर्सन है जिसको यहाँ पे जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, मतलब ऑर्डर या नोटिस उसके जिसके अगेंस्ट हुआ है, जिसको भी रेफर किया गया है, वो अगर ट्रांसफर करता है किसी भी मोड से उस प्रॉपर्टी को, तो शैल पर रिपोर्ट ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर बी इग्नोर, तो उस भी किसी भी तरीके से उसने अगर वो प्रॉपर्टी को जैसी ऑर्डर वगैरह पास हुआ, जब भी उसको नोटिस सर्व हुआ, उसके बाद अगर वो किसी भी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली किसको फॉरफिट हो जाएगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को फॉरफिट हो जाएगी, और अंडर
सेक्शन 58I जो जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, और मतलब जो भी ट्रांसफर ऑफ इसके अलावा होगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे फोरफिट हो जाएगी प्रॉपर्टी, और इसके अलावा जो भी ट्रांसफर वगैरह होगा वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। फिर सेक्शन 58N है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एपीलेट ट्रिब्यूनल किस तरीके से बनाया जाएगा, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको यहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल बोलेंगे, फॉर फीचर करने के लिए प्रॉपर्टी। और उसमें कौन कौन कंसिस्ट होगा, तो यहाँ पे कंसिस्टिंग होगा एक चेयरमैन और अदर नंबर, सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, मतलब जो भी उसमें जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जिनकी रैंक यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट से कम नहीं है, और वो जो स्टेट गवर्नमेंट को ठीक, मतलब उनके स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है वो अपॉइंट कर देगी। जो भी हेयर कर सकते हैं यहाँ पे अपील वगैरह, यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह, जो भी सेक्शन 58F 58I वगैरह के सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 58K और सेक्शन 58L में। और जो भी चेयरमैन होगा यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो यहाँ पे क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट होगा, मतलब जो चेयरमैन बनाया जाएगा यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का, वो पर्सन ऐसा होगा कि जो कि क्वालिफाइड होगा जज ऑफ हाई कोर्ट बनने लायक। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी सर्विस ऑफ चेयरमैन की, वो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगी। उसके बाद अपील, तो कोई पर्सन जो भी अग्रीड है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, वो यहाँ पे 58F में, 58I में और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 58K और सेक्शन 58L में, वो विद इन 48 आवर जब भी यहाँ पे उसको वो ऑर्डर वगैरह सर्व किया गया है, और वो अपील प्रेफर कर सकता है यहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ट्रिब्यूनल के पास। फिर जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो यहाँ पे एंटरटेन कर सकता है अपील आफ्टर 45 डेज, 45 डेज के बाद तक सुन सकता है, लेकिन बट नॉट आफ्टर 60 डेज। तो सिक्स यहाँ पे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है 45 डेज से 60 डेज तक के बीच में सुन सकता है यहाँ पे अपील, मतलब 45 डेज जनरल टाइम पीरियड रहेगा एक तरीके से। और अगर 60 डेज तक सुन सकता है, अगर यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो अपीलेंट है वो प्रिवेंटेड था, यहाँ पे सफिशिएंट कॉज उसके पास यहाँ पे अपील टाइम पे फाइल ना कर पाने की। फिर जैसे ही अपील यहाँ पे रिसीव होती है सब सेक्शन 1, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, अगर वो पर्सन डिजायर करता है, और आफ्टर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी, जो भी इंक्वायरी वो यहाँ पे करता है उसको ठीक लगता है, वो मॉडिफाई कर सकता है, उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर सकता है अपील जिसके अगेंस्ट वो करता है। फिर मतलब यहाँ पे जो भी रिसिप्ट होगा यहाँ पे ऑफ अपील सब सेक्शन 1 का, मतलब यहाँ पे तो अपीलेट ट्रिब्यूनल उस पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे के, अगर वो चाहता है तो, और यहाँ पे फर्दर इंक्वायरी करेगा उससे, इसको याद रखिएगा। और जो भी उसको ठीक लगता है उसके बाद वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, या सेट डिसाइड कर सकता है वो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील की जा रही है। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पे रेगुलेट कर सकता है खुद का प्रोसीजर। फिर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो प्रिस्क्राइब फी के बाद जैसे ही यहाँ पर प्रिस्क्राइब फी पेमेंट हो जाता है, तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो अलाउ कर सकता है पार्टी को एनी पार्टी टू द अपील, या फिर जो पर्सन ऑथराइज इस बिहाफ में, कि वो पर्सन यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी टाइम ऑफिस आवर्स में जो भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स हैं अपील ट्रिब्यूनल के, और उनकी सर्टिफाइड कॉपी वगैरह भी ले सकता है। फिर 58P है कि नोटिस और ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड और एरर फॉर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का जो नोटिस है जो भी सर्व किया गया है, वो डिस्क्रिप्शन जो भी यहाँ पे बनाया गया है वो यहाँ पे पास किया गया चैप्टर में, वो यहाँ पे इनवैलिड नहीं हो जाएगा, केवल इस रीजन के कारण कि यहाँ पे कोई एरर था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उस प्रॉपर्टी के और पर्सन के जो भी मेंशन किया गया यहाँ पे। और एक सच पर्सन सॉरी और एक सच प्रॉपर्टी और पर्सन इज आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन मेंशन। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे अगर किसी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह बनाने में प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके का गलती हो जाती है, तो यहाँ पे इसको इनवैलिड नहीं मान लिया जाएगा, डीम्ड इनवैलिड नहीं मानेंगे कि उसमें कुछ एरर था डिस्क्रिप्शन वगैरह बताने प्रॉपर्टी का जो भी मेंशन किया गया है उसमें। अगर वो प्रॉपर्टी और पर्सन जो भी है आइडेंटिफाइबल हो रहे हैं उस
डिस्क्रिप्शन से जो मेंशन है। फिर 58 है बार ऑफ जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर पास किया जाता है, नो ऑर्डर पास्ड और डिक्लेरेशन मेड इस चैप्टर शैल बी अपीलेबल। तो कोई भी यहाँ पे जो ऑर्डर पास किया गया है, डिक्लेरेशन यहाँ पे की गई, उसकी अपील नहीं होगी जब तक कि यहाँ पे प्रोवाइडेड ना हो। और यहाँ पे सिविल कोड जो है उनके पास किसी भी तरीके का जुरिडिक्शन नहीं होगा। नो सिविल कोड शैल हैव जुरिडिक्शन लिखा हुआ है किसी भी मैटर जो भी एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में आते हैं। मतलब जिसमें जिसके बिहाफ मतलब जिसकी बेसिस पे यहाँ पे मतलब जो जो मैटर्स यहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, पावर है यहाँ पे इस चैप्टर में डिटरमाइन वगैरह करने के लिए। और ना ही किसी भी तरीके का यहाँ पे इंजंक्शन वगैरह ग्रांट किया जा सकता है किसी भी कोर्ट या अदर अथॉरिटी के द्वारा। जो भी उसने कोई इस एक्शन जो भी वो यहाँ पे टेकन कर रहे हैं इन परसुएंस ऑफ पावर वगैरह जो भी, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके का ना ही इंजंक्शन होगा, ना ही इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, ना ही कोई अदर अथॉरिटी के द्वारा जो भी यहाँ पे एक्शन वगैरह लिए गए हैं या लिए जाने वाले हैं, जो भी पावर कन्फर्ड की गई है इस चैप्टर में उसके द्वारा। फिर उसके बाद है यहाँ पे 58R कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर होगी सिविल कोर्ट की। तो हम हमेशा जैसे पढ़ते आए हैं कि जो भी यहाँ पे एपीलेट ट्रिब्यूनल होगा या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके पास सीपीसी में जो पावर रहती है वो पावर यहाँ पे हो जाती है। वही हमेशा पढ़ते आए, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि आप समन करके बुला सकते हो, एनफोर्स करा सकते हो, किसी की अटेंडेंस और एविडेंस ले सकते, एग्जामिन कर सकते हो उसको ओथ पे, उसको रिक्वायर कर सकते हो कि वो डिस्कवरी प्रोडक्शन करे डॉक्यूमेंट का या फिर एविडेंस दे एफिडेविट्स पे, एविडेंस मतलब रिसीव कर सकते हो एविडेंस एफिडेविट पे, रिक्वायरिंग कर सकते हो पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी वगैरह उस किसी भी कोर्ट या ऑफिस से, या फिर कमीशन वगैरह इश्यू कर सकते हो एग्जामिनेशन करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को, और अदर जो मैटर प्रिस्क्राइब है उनको भी कर सकते हैं। फिर सेक्शन 58 एस है इंफॉर्मेशन टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उसमें लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ। से फर्क नहीं पड़ता किसी अदर लॉ में क्या लिखा हुआ है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो यहाँ पे पावर है इसके पास रिक्वायर करने के लिए किसी भी ऑफिसर अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, कि वो फर्निश करे इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन से रिलेटेड, और उस पॉइंट्स उस मैटर में जो भी ओपिनियन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि वो लॉफुल है और रिलेवेंट है इस चैप्टर के पर्पज के लिए। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे रेफर किया जाता है सेक्शन 58T में, सॉरी मतलब जो भी एवरी ऑफिसर जो भी रेफर किया गया सेक्शन 58T में फर्निश करेगा कि वो मोटो इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है उनके पास कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो भी उनके ओपिनियन में, ओपिनियन ऑफ ऑफिसर जो भी ऑफिसर के ओपिनियन में है कि इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इस चैप्टर के पर्पसेस के लिए। उसके बाद सेक्शन 58T है सर्टेन ऑफिसर्स टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो जब भी यहाँ पे इस प्रोसीडिंग्स के लिए, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग है यहाँ पे इस चैप्टर में, तो यहाँ पे जो ऑफिसर है वो रेंडर करेंगे यहाँ पे असिस्टेंस जो भी यहाँ पे नेसेसरी है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को जो भी अपॉइंट किया गया है सेक्शन 58G में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपीलेट ट्रिब्यूनल को। कौन कौन से लोग हैं इनको जिनकी जरूरत जो यहाँ पे असिस्ट करने के लिए है, तो ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, तो जो भी पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होंगे, या ऑफिसर्स ऑफ इकोनॉमिक, मतलब सॉरी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो ऑफिसर्स होंगे, या जो ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होंगे, या फिर अदर ऑफिसर्स होंगे जो कि स्पेसिफाई किए होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।